गुड आफ्टरनून भाई लोग, गुड आफ्टरनून। बेटा सभी को आवाज क्लियर आ रही है? गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा शुरू करते हैं बस थोड़ी देर में। अरे दिलीप बाबू, मीठा कहाँ से खिला दे, यहाँ तो बैंड बज रखी है तबीयत की। नमस्कार बच्चों, नमस्कार। हाँ बेटा, वायरल फीवर में हालत खराब हो जाती है, इतनी ज्यादा वीकनेस आ रखी है कि आज मैं आ, अभी ये चौथा घंटा मैं खड़े खड़े पढ़ाऊंगा तो वीकनेस इतनी ज्यादा है कि खड़े होने में परेशानी हो रही है। सिर्फ 3 दिन में इतनी वीकनेस आ गई है। चलो, सभी को नमस्कार, जय हिंद बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, आज ये एटीएम वाली क्लास करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेस्ट लिया था, है ना? हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेस्ट लिया था और उस टेस्ट का डिस्कशन करना है। मतलब मैंने टेस्ट दिया था तुम लोगों के लिए 12 क्वेश्चंस, और वो ऐसे 12 क्वेश्चंस थे जो हमने क्लास में भी किए थे। तो अगर तुमने उसके बाद भी गलत किए हैं तो फिर बेटा वो बेकार चीज है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, क्लास के टेस्ट का डिस्कशन है, ठीक है? माही बाबू, स्पैम नहीं मारो। चलो देखो, अच्छा जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं एटीएम बैच में जिन्होंने सिर्फ एटीएम ज्वाइन किया हुआ है और थ्योरी 1% भी ऐसा शक है कि आपकी क्लियर नहीं है या दिक्कत आ रही है, तो बेटा ये फाउंडेशन बैच आपके लिए है। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में टाइम है, फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करो और अपनी थ्योरी बेसिक टू एडवांस कवर करो और उसके बाद एटीएम को कंटिन्यू करो, ताकि थ्योरी जब पढ़ लोगे तो एटीएम पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि यहां पे ज्यादातर जो एटीएम में बच्चे हैं अपने, वो ऑलरेडी थ्योरी कर चुके हैं, मतलब उन्होंने कुछ कुछ थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, इसलिए वो जवाब भी दे पाते हैं, ठीक है? तो जिनकी थ्योरी क्लियर नहीं है वो फाउंडेशन बैच आराम से ज्वाइन करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मस्त सिलेक्शन लो। पर जिनकी थ्योरी क्लियर है वो बिल्कुल भी इसे ज्वाइन मत करना, अदरवाइज तुम्हें लगेगा कि यार सेम चीजें पढ़ रहे हैं। तो थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो ये लेने की जरूरत नहीं है, फिर एटीएम में हो बिल्कुल ठीक जगह पे हो। चलो भाई देखो, पहला क्वेश्चन फटाफट सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हेल्प्स क्रॉप्स विथस्टैंड पेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज फसलों को कीटों से लड़ने में मदद करता है? कीटों से मतलब कीड़ों से लड़ने में मदद करता है। तो फसल में जो कीड़े लग जाते हैं तो उनसे लड़ने में कौन से खनिज का ग्रुप जो है यहां पे मदद करता है? ए बी सी डी में से जल्दी से बताओ, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। सी, बिल्कुल, ये हमने डिस्कस भी किया था और मैंने तुम्हें तब भी बताया था बेटा कि ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये दोनों तो कीड़ों को कीड़ों को मारने के काम आते हैं, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली कीड़ों को मार देते हैं दोनों, ठीक है? पोटेशियम और मैग्नीशियम तो इंसेक्ट्स को, ठीक है? और जो बीमारी फसल को होती है यानी जो डिजीज है या डिजीजेस हैं, तो इंसेक्ट्स और डिजीजेस को सप्रेस करने के लिए पोटेशियम और का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो याद रखो, पोटेशियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल तो इंसेक्ट्स और डिजीजेस को सप्रेस करने के लिए किया जाता है, यानी इनको दबाने के लिए, मारने के लिए किया जाता है। वहीं जो ये कैल्शियम है, कैल्शियम जो है प्लांट के अंदर
जो सेल वॉल नाम की जो मेम्ब्रेन बनाता है उसमें इस्तेमाल होता है, जो रिजिडिटी मजबूती देता है प्लांट को, जिसमें कीड़े वगैरह जो है एंटर ही नहीं कर पाते हैं। तो सेल वॉल जो है एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, एक लेयर की तरह काम करती है, जो मजबूती देती है प्लांट को, है ना। प्लांट सेल में भी आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, मजबूती देती है, ठीक है, कीड़े वीड़े लगते नहीं है आसानी से। तो ये सी है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रायथू बंधु स्कीम इज द स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना, मैंने बताया था तुम लोगों को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सी, बिल्कुल तेलंगाना। इसके बारे में तुम्हें बेसिक्स याद है, मैंने बताया था तुम लोगों को कि तेलंगाना में 10 मई को 10 मई 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। और इस स्कीम में किसानों को, ध्यान रखो ना मैंने क्या बोला था उस टाइम पर भी, कि क्रॉप सीजन से पहले, यानी जब फसल का सीजन आता है, हर क्रॉप सीजन से पहले, जैसे खरीफ या राबी, है ना, खरीफ या राबी जब ये सीजन आते हैं, तो हर क्रॉप सीजन से पहले जो भी गरीब किसान है, जिसके पास थोड़ी कम जमीन है, ठीक है, जैसे मान लो जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, बस इतनी ही जमीन है, तो हर क्रॉप सीजन से पहले 5,000 रुपए पर एकड़, 5,000 रुपए पर एकड़ उसको दी जाती है सपोर्ट, मॉनेटरी हेल्प दी जाती है किसान को। तुम ये मत सोचना कि सर क्या 1 एकड़ ही जरूरी है, 1 एकड़ से कम भी तो हो सकती, गरीब किसान के पास तो 1 एकड़ से भी कम हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, पर जो पैसा मिलेगा वो 5,000 पर एकड़ के हिसाब से। मान लो किसी के पास आधा एकड़ है तो 2,500 रुपए मिलेगा। समझ में आ रही बेटा बात? तो याद रखो 5,000 रुपए पर एकड़ मॉनेटरी हेल्प है फार्मर के लिए, मॉनेटरी हेल्प फॉर फार्मर्स। और इस 5,000 रुपए से या जो भी रुपया मिलेगा, मान लो ½ एकड़ जमीन है तो 2,500 रुपए मिलेगा, 2,500 रुपीज मिलेंगे। तो इस पैसे का इस्तेमाल कहां करने के लिए दे रही है सरकार? ये दे रही है कि भैया आप सीड्स खरीद लो अपने फसल उगाने के लिए, आप पेस्टिसाइड्स खरीद लो, यानी अगर फसलों में कीड़े लगेंगे तो आप कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स खरीद लो, आप फर्टिलाइजर्स खरीद लो, यूरिया वगैरह, ताकि आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, है ना। तो देखो इस तरीके से, तो सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब खरीदने के लिए ये रुपए दिए जा रहे हैं, ये मॉनेटरी हेल्प दी जा रही है रायथू बंधु स्कीम में, ठीक है बेटा। तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो 10 मई 2018 को ये लॉन्च हुई थी तेलंगाना में। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी लोग जल्दी से जवाब दो, जल्दी जल्दी बताओ, इसका जवाब दो बेटा। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल फूड एंड ग्रेन प्रोडक्शन, क्योंकि देखो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड तो है ब्लू रेवोल्यूशन, है ना, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति। नीली क्रांति। और मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था अपनी व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। और फूड एंड ग्रेन से रिलेटेड है अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना बेटा, हरित क्रांति। और तुम सब जानते हो हरित क्रांति में हुआ क्या है, तुम सब जानते हो हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या है, कि पंजाब और हरियाणा में, है ना, कौन से इलाकों में?
पंजाब पंजाब और हरियाणा में पंजाब और हरियाणा में गेहूं और चावल की फसल को बढ़ाने के लिए, गेहूं और चावल की फसल को बढ़ाने के लिए, राइस और व्हीट की फसल को इंक्रीज करने के लिए 1966 67 से 1978 तक, ये मान के चलो हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन चली है। और फसल को बढ़ाने के लिए हमने कौन कौन सी चीजें अपनाई? हमने HYV सीड्स अपनाए, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, यानी उच्च उपज वाले उन्नत किस्म के बीज। उसके बाद हम लोगों ने जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, उनको अपडेट किया, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया, है ना, फसलों को पानी देने की जो टेक्निक है उनमें सुधार किया, इनको इंप्रूव किया। हमने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया कि अगर फसलों में कीड़े लग जाएं तो उन्हें मार दिया जाए। और हमने सबसे तगड़ा काम किया उस टाइम पे केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। पहले गोबर की खाद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, यहां केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। ठीक है, इन सब की वजह से गेहूं और चावल का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत तेजी से बढ़ गया। और इतना तेजी से बढ़ गया कि हमारे यहां पे क्रांति आ गई, हरित क्रांति। और आप सब जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? जल्दी से नाम बताओ, किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सची को। अभी भी गोबर का खाद यूज होता है, पर यूरिया भी यूज करते हैं, यूरिया ज्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, MS स्वामीनाथन, वेरी गुड, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे इंडिया में, MS स्वामीनाथन। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, तो आंसर हो गया अपना C। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स एक्सेप्ट, बताओ भाई, इनमें से किसको छोड़ के बाकी सब खरीफ क्रॉप्स हैं? एक खरीफ क्रॉप नहीं है, बताओ जल्दी से, ये भी हमने पढ़ा था। बिल्कुल, व्हीट। व्हीट जो है खरीफ नहीं है। अब व्हीट हो या व्हीट के साथ फिर अपना मस्टर्ड हो, यानी सरसों, है ना, मस्टर्ड मतलब सरसों, मटर हो, या फिर ग्राम्स यानी चने हो, या फिर बार्ले यानी जौ हो, ये सब राबी क्रॉप्स हैं। कौन सी क्रॉप्स हैं बच्चों? राबी क्रॉप्स, राबी सीजन की क्रॉप्स हैं ये। तो यहां पे भी लिख देते हैं, गेहूं के बाद सरसों, मटर, चना, जौ, ये सब रबी क्रॉप है, रबी फसलें हैं। ठीक है, बाकी देखो भाई ध्यान से, यहां पर जैसे मिलेट है, मिलेट के साथ आप, जैसे मिलेट मतलब बाजरा, तो यहां पर आप ज्वार भी लिख सकते हो। खरीफ क्रॉप बता रहा हूं, ज्वार। रागी के साथ शुगर केन लिख सकते हो, तो ये भी अपना खरीफ हो गया। मेज के साथ राइस लिख सकते हो। ठीक है, तो इनका पेयर बन जाता है, देखो इनके पेयर बन जाते हैं याद करने के लिए। फिर और भी हैं जैसे कॉटन और जूट, कॉटन जूट। फिर एक है ग्राउंड नट और सोयाबीन, ग्राउंड नट सोयाबीन, है ना बेटा।
तो ये सब कौन सी है? ये खरीफ क्रॉप्स है, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इनहेबिटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर? जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? जल्दी। बिल्कुल सची को, राबी क्रॉप्स ठंडी में ही उगाई जाती है। जैसे अभी जो है सीजन चालू हो चुका है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में राबी क्रॉप्स जो है कल्टीवेट की जा रही है, बीज बोया जा रहा है इस टाइम पर। तो ये राबी क्रॉप का सीजन है, अभी गेहूं सरसों ये सब उगाया जाएगा इस बार। बिल्कुल, अहमदाबाद, वेरी गुड, आंसर इज डी, अहमदाबाद। और वैसे भी आप सब जानते हो कि अहमदाबाद जो है ना, गुजरात की लार्जेस्ट सिटी है बच्चों, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात इज अहमदाबाद। देखो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, वो भी इससे बहुत छोटी है। तो गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ऐसा क्यों बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर सूती कपड़ा उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सूती कपड़ा उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती कपड़ा उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहां पर। उसके अलावा यहां पर इसको ये कह दो कि यहां पे देखो गांधी जी का साबरमती वाला आश्रम भी है, गांधी जी का साबरमती आश्रम भी यहीं पर है अहमदाबाद में, है ना। तो अहमदाबाद फेमस लार्जेस्ट सिटी है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती। तो यहां मैप पर भी देखो, यहां राजस्थान में जो उदयपुर है, जिसे सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, तो वहां पर एक झील है, देखो बेटा ध्यान से, यहां एक झील है, जयसमंद झील। कौन सी झील है ये? जयसमंद झील, जयसमंद लेक। तो इसी जयसमंद लेक से निकलती है साबरमती रिवर, और इस तरीके से साबरमती रिवर खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में आके अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। इसी साबरमती के किनारे तो गांधीनगर बसा हुआ है, गांधीनगर भी इसी के किनारे, और ये अहमदाबाद भी इसी के किनारे। क्लियर है बेटा? तो ये कौन सी नदी है? साबरमती नदी। क्लियर? जयसमंद उदयपुर से निकल रही है। नेक्स्ट, जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, जम्मू किसके तट पर स्थित है? महानदी, राप्ती, तवी या फिर तुंगभद्रा? जल्दी से बताओ बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया। आदित्य, वो जो क्वेरी वाले नंबर है ना बेटा, क्वेरी वाले जो नंबर हैं उन पे एक बार बात करना और उनको बोलना कि मेरी वीडियो नहीं चल रही, वो बता देंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर ले यार, एप्लीकेशन को अपडेट कर ले। तवी, बिल्कुल तवी रिवर, तवी रिवर जो है सही आंसर है, ठीक है। तवी रिवर जो है वो सही आंसर है। मैं बताता हूं कैसे, देखो वैसे जम्मू तुम सब जानते हो, जम्मू तुम सब जानते हो कि एक तो विंटर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल्स है ना, जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल्स, एक तो श्रीनगर, वो समर कैपिटल है क्योंकि वहां ठंडी रहती है, तो समर्स में वहीं से चलता है सब कुछ। और ये है विंटर कैपिटल जम्मू। अब श्रीनगर में सर्दियों में वहां तो काम नहीं कर सकते, सर्दियों में श्रीनगर से तो काम कर नहीं सकते, तो जम्मू आना पड़ता है, जम्मू में थोड़ी गर्मी रहती है श्रीनगर के कंपैरिजन में। तो दिस इज विंटर कैपिटल,
विंटर्स में ये कैपिटल होती है और समर्स में श्रीनगर, तो विंटर कैपिटल है। दूसरा, सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं वैष्णो देवी की वजह से, वैष्णो देवी है जम्मू में, वैष्णो देवी का मंदिर है, तो सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, विंटर कैपिटल है, सिटी ऑफ टेम्पल्स है और तवी नदी के किनारे है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये देखो, ये तो है श्रीनगर, ये श्रीनगर है और ये है जम्मू। ठीक है बेटा, ये जम्मू है। और बेसिक बात यह है कि चेनाब नदी की, चेनाब नदी जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो तावी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। जैसे बेटा देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूं, जैसे चेनाब तो यहां से निकलती है बारालाचा के पास से, ये चेनाब ऐसे, ये देखो ये चेनाब ऐसे चली जाती है पाकिस्तान में, ये तावी यहां से आ रही है, देखो तावी ऐसे आ रही है, जम्मू बसा हुआ है इसके किनारे और पाकिस्तान में जाके मिल जाती है चेनाब से। ये देखो, तो ये तो चेनाब है, इंडस की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, इंडस नदी की, सिंधु नदी की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट है चेनाब, और ये तावी जो है ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, तावी। ठीक है, तो जम्मू इसके किनारे बसा हुआ है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जम्मू है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर तो हो गया। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, बताओ भाई आगरा कौन सी नदी के किनारे, बताओ भैया। शाबाश, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है ये तो, बिल्कुल। तो यहां पर देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक सवाल, तो यहां पर यमुना हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यमुना हो जाएगा सही आंसर। और अब देखो, ये यमुना रिवर ऐसे निकलती है भाई, यहां पे यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है यहां पर, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, तो यमुनोत्री ग्लेशियर ध्यान से देखो बेटा, यमुनोत्री ग्लेशियर जो है यहां से पिघलने से निकलती है यमुना रिवर इस तरीके से, और फिर वो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे बहती है। देखो ये पूरा यूपी हरियाणा का बॉर्डर बहती है, फिर दिल्ली से होते हुए फिर वापस से यूपी में आ जाती है और इस तरीके से आगे बढ़ते प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। यहां पे गंगा से मिल जाती है प्रयागराज में। ये यमुना रिवर है। कौन सी रिवर है ये, यमुना। और इसी यमुना के किनारे उत्तर प्रदेश में यहां बसा हुआ है आगरा, ये आगरा है। समझ में आया बच्चों, ये आगरा है। तो आगरा यमुना के किनारे बसा हुआ है। क्लियर, बिल्कुल। और यही यमुना गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बिल्कुल सही बात है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इनफैक्ट कोई भी ट्रिब्यूटरी पूरे भारत में यमुना जितनी लंबी नहीं है। ये सिर्फ गंगा की ही लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी नहीं, पूरे देश में ही इससे लंबी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। मतलब इतनी लंबी लंबी तो साला जो मेजर रिवर्स है ना वो भी नहीं है, ये एक ट्रिब्यूटरी इतनी लंबी है। इसकी लंबाई भी कुछ 1376 किलोमीटर है आई गेस, एक बार लंबाई फिर भी चेक कर लेना। 1376 किलोमीटर जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1376 किलोमीटर लंबी, देख रहे हो भाई। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है और इसी के किनारे आगरा बसा हुआ है, इसी के किनारे दिल्ली बसी हुई है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। 1376 बेटा, एक बार सची को चेक करना। हाँ ठीक है, हाँ चलो
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स इज द सिटी ऑफ नासिक लोकेटेड? नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अच्छा, नासिक वैसे तुम जानते हो ना नासिक को नासिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि नासिक निकल के आया है शब्द नासिका से, संस्कृत शब्द नासिका। नासिका मतलब होता है नाक। और ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में, रामायण के पीरियड में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी इस जगह पर, तब से इस जगह का नाम नासिक पड़ गया। ठीक है, तो ये गोदावरी के किनारे है, गोदावरी के किनारे है, बिल्कुल। तो ये गोदावरी के किनारे है। और देखो बेसिक बात यह है कि जैसे ये गोदावरी, अपनी गोदावरी इस तरीके से निकलती है महाराष्ट्र से, फिर ये तेलंगाना के होते हुए छत्तीसगढ़ की साइड से होते हुए आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल की खाड़ी में वाटर डिस्चार्ज कर देती है। तो ये है गोदावरी। और गोदावरी तो तुम सब वैसे भी जानते हो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। और इसी वजह से, क्योंकि एक तो सबसे लंबी है और काफी पुरानी है, तो इसे ओल्ड गंगा के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ओल्ड गंगा। गंगा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लंबी है, क्योंकि पूरे देश की सबसे लंबी नदी गंगा है, 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। तो गंगा के साथ कंपैरिजन होता है इसका, जैसे पूरे देश की सबसे लंबी है गंगा, वैसे वो नॉर्थ इंडिया में है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में गंगा सबसे लंबी है, साउथ इंडिया में गोदावरी, और साउथ की गंगा है, ये तो साउथ की गंगा है, तो इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसी चक्कर में ओल्ड गंगा के साथ साथ इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, साउथ गंगा भी बोलते हैं। अच्छा देखो, लंबाई की वजह से दक्षिण गंगा बोल रहे हैं गोदावरी को, पर जितनी रिलीजियस गंगा है नॉर्थ में, उतनी ही रिलीजियस कावेरी है साउथ में। तो धार्मिक हिसाब से, धर्म के हिसाब से दक्षिण गंगा कावेरी को बोलते हैं, लंबाई के हिसाब से दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं, और धर्म के हिसाब से दक्षिण गंगा कावेरी को बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये ओल्ड गंगा जो है ना, इसे वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, वृद्ध, वृद्ध, ओल्ड मतलब वृद्ध या फिर बूढ़ी गंगा, वृद्ध या फिर बूढ़ी गंगा, ठीक है बेटा, याद रखना। तो गोदावरी को एक तो लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, ओल्ड गंगा भी बोलते हैं, ओल्ड को हिंदी में वृद्ध बोलते हैं, बूढ़ी भी बोलते हैं, और इधर दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के किनारे बसा हुआ है ये नासिक, नासिक बेसिकली नासिक के ही त्र्यंबकेश्वर से, नासिक के ही त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नदी। त्र्यंबकेश्वर गांव है, त्र्यंबकेश्वर, टेंपल भी फेमस है यहां पे, त्र्यंबकेश्वर विलेज से निकलती है नासिक के, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया अपना। नेक्स्ट, विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, विजयवाड़ा कौन सी नदी के तट पर है, जल्दी बताओ बेटा। हम पढ़ चुके हैं, वाटरवेज में पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। आदित्य, हेल्पलाइन नंबर यार, जो सुबह 8 बजे वाला सेशन लेता हूं ना मैं, उस 8 बजे वाले सेशन को खोल के देखिए, लास्ट में मैंने नंबर बताए हुए होंगे। 8 बजे हमारा जो सेशन आता है ना यूट्यूब पे फ्री में, एनटीपीसी वाला, उसके सेशन में लास्ट में देखना वो नंबर्स दे रखे, ठीक है। विजयवाड़ा किसके तट पर स्थित है, बताओ जल्दी। हाँ,
कृष्णा, वेरी गुड, कृष्णा, कृष्णा। देखो भाई, ये कृष्णा नदी तुम सब जानते हो, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से। महाबलेश्वर तीर्थ स्थल भी है ना। महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कृष्णा नदी इस तरह से। देखो भाई, इस तरीके से निकलती है, फिर ये इसमें आ जाती है कर्नाटक में, फिर ये तेलंगाना में, और फिर इस तरीके से बहती है। ये देखो बॉर्डर पे बहती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, और फिर इस तरह से ये देखो ये भी यहां पे आके डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। और बेटा यहां पे देखो ध्यान से, ये है विजयवाड़ा। ये कौन सा शहर है? विजयवाड़ा। ठीक है बेटा, ये विजयवाड़ा। चलो समझ में आ गया? चलो शाबाश। ये अगला क्वेश्चन देखो, रानीखेत हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, जल्दी बताओ। रानीखेत कौन से राज्य में है? डी, उत्तराखंड, वेरी गुड, बिल्कुल उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में और भी बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं। तो जैसे ये उत्तराखंड है अपना, तो जैसे रानीखेत तो ये है, देखो ध्यान से, ये रानीखेत है, मैं आर से रानीखेत लिख देता हूं। फिर इधर एक दूसरा हिल स्टेशन है कौसनी, कौसनी। इधर एक हिल स्टेशन है नैनीताल। इधर एक हिल स्टेशन है अल्मोड़ा, एम लिख देते हैं अल्मोड़ा। इधर एक हिल स्टेशन है लैंसडाउन, एलडी लिख देते हैं लैंसडाउन। इधर अपना ये है अपना ऋषिकेश, ये क्या है यहाँ पे? ऋषिकेश। ये यहाँ पे देहरादून है ना, यहाँ पे मसूरी। तो कई सारे हिल स्टेशन हो गए। तो इस तरीके से रानीखेत मैंने अलग से लिखा हुआ है आर से। क्लियर है बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस इन इंडिया? ये क्वेश्चन सवाल किया था हम लोगों ने, क्लास में किया था कि सिटी ऑफ पैलेसेस कैसे बोलते हैं? सिटी ऑफ पैलेसेस कैसे बोलते हैं बताओ? बिल्कुल कोलकाता को बोलते हैं। और मैंने बोला भी था किस लिए बोलते हैं, क्योंकि 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जो पैलेसेस थे कोलकाता में। ठीक है, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने कई सारी बिल्डिंग्स पैलेस स्ट्रक्चर या पैलेस आर्किटेक्चर के अंदर बनाई। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने कई सारी बिल्डिंग्स पैलेस के आर्किटेक्चर में बनाई या पैलेस के आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाई, जिसकी वजह से इसे ये नाम दिया गया सिटी ऑफ पैलेसेस। ठीक है बेटा? बाकी कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी तो बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। जयपुर को तो सब जानते हो क्या बोलते हैं ना, पिंक सिटी, पिंक सिटी। क्योंकि जब 1876 में क्वीन विक्टोरिया का बेटा आया था एडवर्ड 7th,
तो जब वो आया था तो उसके स्वागत में जयपुर के राजा ने जयपुर की बिल्डिंग्स को पिंक कलर से पेंट करवा दिया था, तब से इसका नाम पिंक सिटी हो गया। आज भी जयपुर की जो ओल्ड सिटी है, जो एक्चुअल जयपुर है, जो ओल्ड सिटी है, जहां पे हेरिटेज सिटी जिसे बोलते हैं, वहां आज भी ज्यादातर बिल्डिंग्स पिंक कलर की आपको नजर आएगी अगर आप कभी जयपुर घूमने आओगे तो। ठीक है भाई, चलो, तो ये हो गया यहां पर। बाकी ये कोलकाता की लोकेशन तो आप सब जानते ही हो, यह है सिटी ऑफ पैलेसेस या सिटी ऑफ जॉय, और यह है अपना यहां पर पिंक सिटी जयपुर। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स आर लोकेटेड इन, ये भी हमने डिस्कस किया था, जल्दी बताओ। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहां पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा। डीके भाई फिर से सवाल कर यार, क्या डाउट है? क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इधर है ना, फिर बीच में जब नजर पड़ती है तो तब तेरा चैट नहीं दिख रहा मेरे को। चलो देखो, ओडिशा में है, बिल्कुल ओडिशा में, भुवनेश्वर के पास ही तो है, भुवनेश्वर ही मान के चलो, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, तो वहीं पर है। भुवनेश्वर, ठीक है, तो भुवनेश्वर में ही है खंडगिरी उदयगिरी केव्स। और ये जो गुफाएं हैं बच्चों, एक चीज याद रखना, इनको राजा खारवेल ने बनवाया था, किंग खारवेल। किंग खारवेल ने ये गुफाएं बनवाई थी। ये गुफाएं बनवाई थी, कब बनवाई थी? सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बीच में। बीसी में उल्टा चलता है ना ईयर, सेकंड सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी, इस टाइम पे बनवाई थी। और जैन मंक्स के लिए या जैन साधुओं के लिए, ताकि वो अच्छे से आराम से बिना डिस्टरबेंस के तपस्या कर सकें, पेनेंस कर सकें, जैन साधुओं के लिए। ठीक है बेटा, जैन साधुओं के लिए बनवाई थी खारवेल ने। ये गुफाएं थी, मैंने तुम्हें पहले भी दिखाई थी, देखो ये आज थोड़ी दूसरी इमेज लेके आया हूं, पहले भी दिखाई थी यही वाली। ये गुफाएं हैं, देखो ये रूम्स है उन साधुओं के, पूरी चट्टान को काट के गुफाएं बनाई। ठीक है भाई, चलो गुड गुड। तो इस तरीके से हमारा आज का ये टेस्ट का डिस्कशन खत्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे मिनरल्स इन इंडिया। ठीक है, तो 2 टॉपिक्स और बचे हैं, मिनरल्स इन इंडिया एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फिर इंडियन ज्योग्राफी खत्म, फिर नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो मिनरल्स इन इंडिया कल होगा। और जो भी बच्चे डिटेल में बेसिक से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो इस बैच को फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि टाइम निकले जा रहा है। एनटीपीसी की तैयारी इसी बचे हुए टाइम में हो सकती है, वरना फिर आने वाली वैकेंसीज का इंतजार करना पड़ेगा और कंपटीशन और टफ रहेगा, क्योंकि वैकेंसी ऑटोमेटिकली कम आने वाली, क्योंकि अब हर साल एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट से एक ही बार में तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो, बार बार का झंझट ही नहीं पालना। ठीक है बेटा, बाकी आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वो जो सुबह 8 बजे वाली क्लास है वो 6 बजे होगी आज। जो सुबह 8 बजे क्लास होती है ना हमारी यूट्यूब पे, वो 6 बजे आज। सुबह मेरी तबियत ठीक नहीं थी तो मैं ले नहीं पाया था, आज 6 बजे होगी वो शाम को। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू।